हेलो गाइस, स्वागत है आपका बालाजी ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी ज्योग्राफी की सीरीज चलाई है जिसमें हमने क्लास 6 से स्टार्ट किया है, जिसका लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है जो हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगती है और इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि पूर्णिमा किसको बोलते हैं, अमावस्या किसको बोलते हैं, खगोलीय पिंड किसको बोलते हैं, नक्षत्र मंडल किसको बोलते हैं, और बाकी हमने एंड किया था यहाँ पे सौर मंडल पे कि कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और कौन से ग्रह बाहरी ग्रह हैं। और मैंने आपको इसको याद करने का भी एक तरीका बताया था, जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं याद रहता है कि कौन सा ग्रह आंतरिक है और कौन सा ग्रह बाहरी है, या सीक्वेंस वाइज नहीं याद रहता। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जिस दिन हम नॉनवेज खाते हैं, तो हम बुधवार और शुक्रवार को नॉनवेज खाते हैं, तो पहले बुध होगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। उसके बाद हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिस दिन हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो हम इसको इस तरीके से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज आपको याद होनी बहुत जरूरी है। बाकी आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य प्लस जो भी 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और जो उल्का पिंड है, उन सभी को सौरमंडल कहते हैं। और इन सभी का मुखिया जो है वो सूर्य है। तो सूर्य इसका मुखिया किस लिए है? तो हमारे घर का मुखिया होते हैं जैसे हमारे पापा, तो वो किस लिए होते हैं? क्योंकि वो हमारे घर का पूरा वो देखते हैं, अरेंजमेंट देखते हैं। हमारे घर में इनकम का स्रोत क्या है? पापा लोग। तो वैसे ही ग्रहों का, जितने भी सौरमंडल में है ग्रह, उन सबके लिए ऊर्जा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। इसलिए हम सूर्य को ग्रह मतलब मुखिया बोलते हैं सौरमंडल का। तो आइए हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। बाकी ये बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, और भी बहुत सारी गैसें हैं इसमें, लेकिन मोस्टली इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ये सारे ग्रह जो है उसको सूर्य जो है वो खिंचाव बल के कारण अपने से बांधे रखता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो या खिंचाव बल ना हो, तो सारे ग्रह जो है वो अलग अलग दिशा में मूव करेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो बल है जिसके कारण क्या होता है, ग्रह जो है एक निश्चित पथ फॉलो करते हैं कि हमें इस दिशा में जाना है। जैसे कि घर में अगर मान लीजिए कोई मुखिया है या कोई हेड है हमारे घर का, तो वो क्या होता है, जब तक हार्ड रहेगा, जब तक वो रहेगा उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या करेगा, सारे लोग जो है वो एक दिशा में फॉलो करेंगे। और जब वो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, सब कोई इधर वो होने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि सौरमंडल के लिए ऊष्मा व प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। और ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम से पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने पे कितना समय लगता है। तो इस चीज को आप अपने जो मतलब तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, वो अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 किलोमीटर है अप्रॉक्स, और उसकी जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, जो पीसीएस एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी हम अब पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। तो जैसा कि हम कल से पढ़ रहे हैं कि ग्रह जो है वो 8 होते हैं। बाकी मैंने आपको इनका नाम बता दिया सीक्वेंस वाइज, आप इसको देख सकते हैं। और ग्रह जो है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब दीर्घवृत्ताकार मतलब क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार मतलब होता है अंडे की शेप में, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस शेप में जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसको गोल नहीं बोलेंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो गोल चीज को अगर आप थोड़ा सा चपटा करेंगे तो उसी को बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ, और इसे ही हम कक्ष बोलते हैं। जैसे कि यहाँ सूर्य है और ये जो ग्रह है जो इस दिशा में दीर्घवृत्ताकार उसमें इसका चक्कर लगा रहे हैं, तो इसी को हम कक्ष बोलते हैं। उसके बाद हमने कल पढ़ा था कि बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। तो हम पढ़ रहे थे कि बुध क्या है, जो सबसे नजदीकी ग्रह है सूर्य के, जिसमें परिक्रमण जो है वो 88 डेज में कंप्लीट करता है और घूर्णन जो है 59 डेज में कंप्लीट करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिक्रमण और घूर्णन किसको बोलते हैं? तो जब सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। अब वही जब ग्रह जो है वो अपने एक्सिस पे चक्कर लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन। परिक्रमण से क्या होता है कि मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे ठंड गर्म ये सब होता है। और जब घूर्णन से क्या होता है, दिन और रात में चेंजेस होते हैं। बाकी हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को बोला जाता है, क्योंकि उसका शेप और साइज ऑलमोस्ट पृथ्वी के इक्वल है।
बाकी पृथ्वी, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि सब ग्रह के पास अपने चंद्रमा होते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ चंद्रमा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है। चंद्रमा को क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। जैसे कि ग्रह जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसको ग्रह बोलते हैं, और वही जब ग्रह के चारों तरफ कोई चक्कर लगाता है तो उसको हम उपग्रह बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है प्लूटो। प्लूटो के बारे में हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा अगस्त 2006 में प्लूटो को क्या है, बौने ग्रह की संज्ञा दी गई थी। ये भी बहुत एग्जाम से पूछा जा सकता है या पूछा भी गया हुआ है कि प्लूटो को किसके द्वारा बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा अगस्त 2006 में बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है, जिसका एग्जाम्पल सीरस भी है। सीरस भी इसी में आता है। बाकी अगर हम जाने कि बौना ग्रह किसको बोलते हैं, जैसा कि हमने ग्रहों के बारे में एक चीज जानी कि ग्रह जो है वो एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बाकी जब वही ग्रह जो है अपने दिशा से भटक के, मतलब अगर ये पथ है, इस पथ पे ना चल के कहीं और मूव कर रहे हैं या फिर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, कभी ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, बौने ग्रह की संज्ञा दी जाती है। बाकी आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है वो दूरी के हिसाब से क्या है, थर्ड ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, थर्ड ग्रह है, और आकार के हिसाब से फिफ्थ ग्रह है। ध्रुवों के पास जो है, हम सभी ने ग्लोब देखा होगा, ध्रुवों के पास क्या है, हमारी पृथ्वी थोड़ी चपटी है, इसी के कारण इसके आकार को भूभाग कहते हैं। क्या है ध्रुवों के, ध्रुव मतलब कि जैसे कि अगर ये पृथ्वी है, कुछ ज्यादा ही चपटी बन गई, जैसे कि अगर पृथ्वी है तो ये जो होते हैं ये ध्रुव है, तो इसके पास क्या है, थोड़ी सी वो चपटी है, मतलब अगर गोल ना होके थोड़ा ऐसे है, तो इसी को बोलते हैं ध्रुव। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास जीवन पॉसिबल है, जिसपे जीवन पॉसिबल है, क्योंकि ये तो ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है, और जीवन के लिए जो जो जरूरी तत्व है, जैसे पानी है, वायु है, ऑक्सीजन है, ये सब हमें पृथ्वी पर ही मिलते हैं, और कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिसपे ये चीजें पाई जाती है। इसलिए हम पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह बोलते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ग्रह है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। उसके बाद हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रमा के बारे में हमने क्या जाना कि चंद्रमा पृथ्वी का ही उपग्रह है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 जो है वो चंद्रमा का व्यास है। जैसे कि अगर पृथ्वी का रेडियस हम अगर देखेंगे, ये है, मान लीजिए ये 8 है, तो चंद्रमा का रेडियस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका बस बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब इससे एकदम छोटू सा। इसलिए हम कहेंगे कि पृथ्वी का व्यास का 1/4 है चंद्रमा का व्यास। बाकी इसको पृथ्वी का सहचर भी बोलते हैं। सहचर मतलब साथी होता है, मित्र होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे ये भी घूमता है। पृथ्वी का चक्कर ये अपने उस पे 27 दिन में पूरा करता है, और इतना ही समय ये लेता है अपने अक्ष पे घूमने में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने समय में पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, उतने ही समय में चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, और यही कारण है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही पार्ट विजिबल होता है। और अगर हम चंद्रमा की दूरी देखें कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो यह है 3,84,400 किलोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। हम लोग जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इसी के बीच में जो ये पट्टी पाई जाती है इसी को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रहों का ही भाग होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे बहुत समय पहले ग्रह ही जो है वो विस्फोट किए होंगे, और उसी का वो छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो क्षुद्र ग्रह में चेंज हो गया होगा, इसलिए हम क्षुद्र ग्रह को ग्रहों का ही भाग बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उल्का पिंड के बारे में। तो उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी के ही छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थरों के ही छोटे टुकड़े होते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी के इतने नजदीक है कि वो कभी भी पृथ्वी पे गिर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घर्षण होने के कारण वो आसमान में ही विस्फोट होकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो पृथ्वी पे गिर जाते हैं, जिसके कारण से हमें गड्ढे दिखाई देते हैं। उसके बाद है आकाशगंगा। आकाशगंगा एक चौड़ी सफेद पट्टी होती है। जैसे कि अगर हम आसमान में देखेंगे तो आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है, तो एक तरफ से जब हम दूसरी तरफ देखेंगे तो वो हमें एक नदी की तरह दिखाई देगा। और पुराने जमाने में आकाशगंगा का नाम आकाशगंगा इसलिए पड़ा क्योंकि जब पहले के टाइम पे लोग देखते थे आसमान में, तो एक जगह से जब दूसरी जगह देखते थे वो तो एकदम नदी की तरह दिखाई देता था, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा सौरमंडल भी जो है वो इसी का भाग है, आकाशगंगा का है। हम सभी जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए कि हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जैसे लाखों तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। बाकी इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए।
तो जैसा कि मैंने देखा है एसएससी के स्टूडेंट्स बहुत सारे लूसेंट से अपनी तैयारी करते हैं, बट मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप 6 to 10 की एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लें तो आपके बहुत सारे मतलब चीजें जो है वो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी। मतलब रटने से क्या होता है कि वो चीजें हमें कुछ टाइम के लिए याद होती है और फिर हम उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाते। बट अगर हम ऐसे चैप्टर वाइज पढ़ें, जैसे कि आप देख लेंगे 6 क्लास की बस चैप्टर 1 है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल गए होंगे जो आपने लूसेंट में या बहुत सारी किताबों में देखे होंगे। लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ने से क्या होता है कि वो हमारे मेमोरी में लंबे टाइम तक रहती है और एग्जाम्स में भी हमें अच्छे से रिकॉल हो पाता है कि हाँ हमने ये चीज पढ़ी है। तो मेरा आपसे यही वो रहेगा कि रटने से अच्छा है कि आप चैप्टर वाइज इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें, और जो चीज ना समझ में आए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर समझा दूंगी। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए कि प्रकाश की गति, जैसे स्पीड ऑफ लाइट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किसने रखा था, तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ये अमेरिकी थे और इन्होंने चंद्रमा की सतह पे कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अगर आपसे पूछा जाए पहला भारतीय जिसने चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था, तो वो हो जाएंगे राकेश शर्मा। ये भी बहुत एग्जाम से पूछा गया है, जिन्होंने एग्जाम्स दिए होंगे उनको पता होगा कि। और अगर पूछा जाए राकेश शर्मा किस ईयर में गए थे या किस मंथ में गए थे, तो 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा चंद्रमा पे पहुंचे थे। उसके बाद हम बात करें खगोल शास्त्री की, तो जो खगोलीय पिंडों व उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं, खगोलीय पिंड हमने पढ़े थे कि जो रात के समय हमें दिखाई देते हैं, उनके बारे में या उनकी गति के बारे में, कौन से ग्रह या कौन से क्षुद्र ग्रह कहाँ है, किस गति में है, तो उन सब का जो अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि खगोलीय पिंडों व उनकी गति का अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध प्राचीन खगोल शास्त्री का नाम, तो आर्यभट्ट है, और आर्यभट्ट के ही नाम से हमारे भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह भी लॉन्च हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर पूछा जाए भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। अब हम पढ़े, जैसे हमने उपग्रह के बारे में पढ़ा जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसे ही कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो वैज्ञानिकों द्वारा छोड़े जाते हैं आकाश में, ताकि हम बहुत सारे मतलब चीजों का, आकाश में जो भी चीजें हो रही हैं वो एक निश्चित कक्ष में उस कृत्रिम उपग्रह को भेजते हैं और उसका स्टडी करते हैं। बाकी कुछ कृत्रिम उपग्रह के नाम मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, IRS, इनसेट और एडसेट, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ये है, ये भी बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अगर जियो मतलब पृथ्वी, और अगर हम जियोलॉजी पढ़े तो जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, और जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण, और अगर हम जियोमेट्री पढ़े तो जियोमेट्री मतलब होता है पृथ्वी का मापन। जब हम पृथ्वी का मापन करेंगे तो उसे जियोमेट्री कहेंगे, अगर हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो जूलॉजी कहेंगे, और अगर हम पृथ्वी का विवरण देंगे तो उसको हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जैसे हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका भी नाम ज्योग्राफी ही है। और बाकी जियोइड्स बोलते हैं। जियोइड्स क्या है, वो पृथ्वी के अनुरूप ही, जैसे पृथ्वी के शेप को भी आप लोग जानते होंगे कि जियोइड शेप ही बोला जाता है। और ये छोटा सा पिक्चर एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, अगर आपके पास बुक हो तो आप उसको खोल के देख सकते हैं कि हम हैं, हम क्या है, पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाशगंगाओं का भाग है, और आकाशगंगा जो है वो ब्रह्मांड का भाग है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। बाकी अगर इसका आप लोग कहेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर और बाकी जो भी एक्सरसाइज दी हुई है बुक में वो भी करवा दूंगी। और इसमें आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी हो ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।